नमस्कार दोस्तों, 13 मार्च 2026 पंजाब के बरनाला डिस्ट्रिक्ट के 66 साल के भूषण कुमार मित्तल एक एलपीजी सिलेंडर के लिए सुबह से धूप में लंबी लाइन में खड़े हुए होते हैं। वो घंटों तक लाइन में खड़े रहे होते हैं, लेकिन लाइन इतनी लंबी होती है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। फिर अचानक से उनके दिल का धड़कन रुक जाता है और लाइन में खड़े खड़े ही उनकी डेथ हो जाती है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 75 साल के मुख्तार अंसारी लाइन में खड़े खड़े ही गिर जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। देश में एलपीजी सिलेंडर की इतनी क्राइसिस है, इतनी शॉर्टेज है, लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में कोई शॉर्टेज नहीं है और लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर। तो सवाल ये है कि जब देश में इतनी शॉर्टेज है तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ये बात जनता से छुपा क्यों रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं इस एलपीजी क्राइसिस के पीछे की असली सच्चाई। आखिर कितनी गैस सही में अवेलेबल है, कितनी और आ रही है, और कब तक उम्मीद है कि एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। मैं चाहता हूं, जब सरकार ये कह रही है कि गैस और तेल की कोई कमी नहीं है, तो फिर ये क्यों है परेशानी? क्यों सरकार ने भ्रम में रखा हुआ है पब्लिक को? भारत में हर साल 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी कंज्यूम किया जाता है और इसका 60% देश के बाहर से आता है, यानी कि इंपोर्ट किया जाता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 60% का 90% गैस एक सिंगल रास्ते से होकर आता है, ओमान और ईरान के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भारत में एलपीजी क्राइसिस तब शुरू होता है जब हमारे देश के महामानव नरेंद्र मोदी के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर वॉर शुरू करते हैं। बदले में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है और इंडिया की आधा से ज्यादा एलपीजी सप्लाई बंद हो जाती है। और लोगों को एक एलपीजी सिलेंडर के लिए धूप में लंबी लाइन में खड़े होने के बाद भी उन्हें एक सिलेंडर नहीं मिल पाता है। और सरकार इस बात को छुपाए रखने की पूरी कोशिश करती है, पर अफसोस कि वो अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि नोटबंदी और कोरोना के बाद तीसरी बार देशवासियों को लाइन में लगना पड़ा है। ऐसी ढेरों वीडियो सामने आई है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, गोरखपुर से, पुणे से, नोएडा से, दिल्ली से, जहां पर लोग लंबी लाइनों में लगे हुए हैं सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश और गुड़गांव में तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ही बंद हो गई है और इसी वजह से लोगों को सिलेंडर लेने के लिए फिजिकली गैस एजेंसियों पर जाना पड़ रहा है और लाइन और बड़ी होती जा रही है। और इन्हीं लाइनों में खड़े रहने की वजह से लोगों की जान तक चली जा रही है। इतना ही नहीं, होटल और रेस्टोरेंट्स की तो और भी बुरी हालत है। मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं इसी एलपीजी क्राइसिस की वजह से। इसी क्राइसिस के बीच सिलेंडर ना मिलने की वजह से लोग ब्लैक में भी सिलेंडर खरीद रहे हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर जिसकी लगभग 900 रुपए प्राइस है, उसको दिल्ली में लोग 2 से 3 हजार रुपए में खरीद रहे हैं। और हालत इस हद तक खराब हो गई है कि महाराष्ट्र में एलपीजी ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों को पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है, क्योंकि अब एलपीजी लेने की जरूरत लोगों की इस हद तक पहुंच गई है कि वो एलपीजी का ट्रक देखकर उसको रोककर सिलेंडर चुराने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में चोर 76 से भी ज्यादा सिलेंडर गैस एजेंसी से चुरा कर ले गए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक और वीडियो देखने को मिली जिसमें लाइन इतनी लंबी है कि आप देखते रह जाओगे, लेकिन वो कहाँ पर खत्म होगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। कांग्रेस सांसद ने यह दावा किया है कि पार्लियामेंट में सिलेंडर की कमी रहने की वजह से वहाँ पर चाय कॉफी नहीं मिल रही। कि चाय कॉफी मांगी तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कॉफी या चाय संसद के कैंटीन में, और आप बोलते हैं पैनिक। और उसी पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि देश में कोई शॉर्टेज नहीं है। 12 मार्च 2026 को पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा कि डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई फुल्ली प्रोटेक्टेड है, कोई शॉर्टेज नहीं है, और जो हो रहा है वो पैनिक बाइंग और होर्डिंग की वजह से हो रहा है। Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. यानी कि कोई एलपीजी क्राइसिस नहीं है, ये सिर्फ पैनिक है। लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि जो लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, जो पैनिक फैला रहे हैं, वो देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर। 7 मार्च 2026 को सरकार ने डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 60 रुपए और कॉमर्शियल सिलेंडर का प्राइस 115 रुपए बढ़ा दिए। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? तो अब तो यही सवाल उठता है कि जब शॉर्टेज नहीं है, देश में सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, तो आखिर प्राइस क्यों बढ़ाया गया? इसके अलावा शहरों में सिलेंडर बुकिंग गैप्स 25 दिन कर दिया गया, गांव में 45 दिन कर दिया गया। आखिर जब शॉर्टेज नहीं है तो ये क्यों किया गया? और 14 मार्च को तो जो पीएनजी यूजर्स है उनको तो सिलेंडर बुकिंग के लिए पूरी तरह बैन कर दिया गया, यानी कि जो पीएनजी यूज करते थे वो अब सिलेंडर बुक कर ही नहीं सकते।
आखिर शॉर्टेज नहीं है तो ये क्यों किया गया? अभी तो काफी लोग को यही लग रहा होगा कि इस क्राइसिस के पीछे ईरान वॉर है। तो असल बात यह है दोस्तों कि इस क्राइसिस के पीछे सिर्फ ईरान वॉर नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की बेवकूफी का नतीजा है। जो लोग भी जियो पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे थे, उन्हें जनवरी के मंथ से ही लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल कभी भी मिलकर ईरान पर वॉर कर सकते हैं। जब ईरान में सरकार विरोधी प्रोटेस्ट चल रहा था और ट्रंप बार बार ट्वीट करते हुए कहते थे कि हम ईरान के लोगों की हेल्प करेंगे, तभी से लोगों को लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल कभी भी ईरान पर वॉर कर सकते हैं। उसके बाद तुरंत ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकता है। तभी सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए था, एलपीजी सप्लाई बढ़ाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस वॉर से ठीक पहले नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं, नेतन्याहू से मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें अंदाजा नहीं लगा कि हमला होने वाला है। आखिर इनके डियर फ्रेंड ने कोई तो हिंट दिया होगा कि वो हमला करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अटैक होने के बाद भी ये किया जा सकता था कि ईरान इंडिया को अपना दोस्त समझते हुए इंडियन शिप को वहां से गुजरने दे, जैसे कि वो चीन के शिप्स को गुजरने दे, लेकिन ये भी नहीं किया गया। अब इन सब चीजों के बीच भी देश की जनता के लिए कोई बैकअप प्लान नहीं बना। अरे वो तो छोड़ो दोस्तों, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद भी कोई एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं लिया गया। उसके बाद भी एक हफ्ते इंतजार किया एक्शन लेने से पहले। एक्शन लेने के बाद भी क्या किया? सबसे पहले देश की जनता को गुमराह किया, उन्हें बेवकूफ बनाया कि देश में कोई एलपीजी शॉर्टेज नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। अब आप ही बताओ, ऐसा करके सरकार के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा या फिर घटेगा? और सच बात तो ये है, अगर देश में कोई विजनरी लीडर होते तो वो कुछ साल पहले ही इस पर चर्चा कर लिए होते, इसकी व्यवस्था कर लिए होते। जब देश में एलपीजी की मांग बढ़ रही थी उज्ज्वला योजना के जरिए, वरना पहले तो सिर्फ शहरों में ही एलपीजी यूज होता था, गाँव में तो सब चूल्हे लकड़ी पर ही अपना दिन काटते थे, उसी में वो खुश थे। लेकिन जब से मोदी जी ने उज्ज्वला योजना शुरू किया, तब से भारी मात्रा में गांव में भी एलपीजी की सप्लाई शुरू हो गई, लोग एलपीजी पर ही डिपेंड हो गए। तब तो सरकार को प्लान बनाना चाहिए था कि एलपीजी की कमी हमारे देश में ना होने पाए, कभी कोई क्राइसिस ना होने पाए। और सबसे डरावनी बात यह है दोस्तों कि भारत के पास एलपीजी की कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ही नहीं। बस मैंगलुरु और विशाखापट्टनम में कुछ अंडरग्राउंड केव्स हैं, वो भी बड़ी मात्रा में भंडारण नहीं है, बस फ्लो बनाए रखने के लिए है। ये फ्यूल रियल टाइम इंपोर्ट पर चलता है, सप्लाई बंद, एलपीजी खत्म। और इसी शॉर्टेज के बीच गोरखपुर के एक नमूने सांसद रवि किशन कहते हैं कि देश में कोई शॉर्टेज नहीं है, ये सब अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे इन्होंने कोरोना काल में भी किया था। उन्होंने एलपीजी को लेकर के लगातार सवाल उठाए, उन्होंने कहा झूठ है, अफवाह है, भ्रामक सोच, ये गलत सोच है। कोरोना के टाइम पे भी ये लोगों ने यही किया था, यही सपा ने किया था। ये गलत बात है, सब जगह एलपीजी है। देश की जनता को कृपया आप लोग भ्रमित ना करें। सारी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरह से करके रखी है, एलपीजी गैस हर जगह अवेलेबल है। अब इनके मुताबिक कोरोना भी एक अफवाह था, और ये ही नहीं, इसमें मनोज तिवारी भी शामिल है, वो भी कह रहे हैं कि कोई शॉर्टेज नहीं है। देश में गैस की, पेट्रोल डीजल की कोई की कमी नहीं है, पर्याप्त भंडार है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, सभी 4 सेक्रेटरी बता रहे हैं, हम लोग खुद। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तो सांसद है, ये तो जो मोदी जी कहेंगे वो तो इनको करना ही पड़ेगा। समझ नहीं आता इनके जैसे नमूने सांसद हमारे देश में बन कैसे जाते हैं। जनता इनको चुनती क्या देख कर है? हमारे देश में ये एलपीजी क्राइसिस नहीं होता अगर मोदी सरकार ने पहले से ही इसकी प्लानिंग की होती, एलपीजी सप्लाई बढ़ा ली होती, पहले से ही रिजर्व रखे होते, दूसरे सोर्सेस रेडी किए होते। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, बस दूसरे देशों में जाकर जबरदस्ती गले मिले हैं और ही किए हैं, और कुछ भी नहीं, जिसकी कीमत करोड़ों देशवासियों को चुकाना पड़ रहा है। और अब जब क्राइसिस आया है तो झूठ बोलकर, धमकी देकर सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आसाम पुलिस ने ऑफिशियली ट्वीट करते हुए कहा कि अगर किसी ने एलपीजी शॉर्टेज की अफवाह फैलाई तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर शॉर्टेज की बातें करनी बंद हो जाएगी तो शॉर्टेज अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये तो सेम वही लॉजिक है जो कोरोना के समय में ये लोग लगा रहे थे कि अगर टेस्टिंग बंद कर दी जाएगी तो कोरोना अपने आप भाग जाएगा, अगर थाली बजा दी जाएगी तो कोरोना अपने आप भाग जाएगा। वैसे मोदी जी ऐसे कई सारे लॉजिक देते रहते हैं, जैसे कि गैस के मामले में उन्होंने बताया था कि गटर के गैस का यूज करके आप चाय बना सकते हो। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो लॉजिक की तो दांत देनी पड़ेगी। अब सबसे जरूरी सवाल यहाँ पर आम लोगों के लिए ये है कि ये क्राइसिस कब खत्म होगा? आपको आपका अगला सिलेंडर कब तक मिल जाएगा?
तो इसका जवाब दोस्तों 3 चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें पहला है सीज फायर जल्दी खत्म हो जाए। बातचीत चल रही है लेकिन ईरान ये कह रहा है फ्यूचर अटैक के खिलाफ गारंटी चाहिए कि आप फ्यूचर में कभी अटैक नहीं करोगे। ट्रंप भी कह रहे हैं कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई, जिन्हें 9 मार्च को सुप्रीम लीडर बनाया गया है, उन्हें कहा जा रहा है कि वो अपने पिता से भी ज्यादा हार्डलाइनर है। वो कहते हैं कि जब तक मिडिल ईस्ट से यूएस मिलिट्री बेसिस नहीं हटाए जाते, हमले जारी रहेंगे। दूसरा ये कि अल्टरनेटिव सप्लाई काम कर जाए। भारत ने यूएस, नॉर्वे, कनाडा और रसिया से इमरजेंसी सप्लाई शुरू किया है। अगर ये काम कर जाता है तो हो सकता है ये शॉर्टेज जल्दी खत्म हो जाए। तीसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाए बिना सीज फायर हुए। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलेगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि 1 लीटर भी ऑयल नहीं गुजरेगा। ईरान यहाँ पर कंफर्म करना चाहता है कि जब तक हमें फ्यूचर अटैक के खिलाफ गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक हम हमले जारी रखेंगे और तब तक हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज को नहीं खुलने देंगे, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। ये तीसरा तरीका भी काम करेगा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि वॉर कब खत्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि ऐसे में आप क्या कर सकते हो। तो जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए 2 तरीके हैं। क्राइसिस रहने के बावजूद भी वो अपना काम चला सकते हैं। पहला है इंडक्शन कुकर। अगर आपके घर में आपके यहाँ लाइट बराबर रहती है तो आप इंडक्शन कुकर का यूज कर सकते हो, जो कि आपको 2 से 3 हजार रुपए में मिल जाता है। दूसरा ये है कि अगर आपके एरिया में पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस अवेलेबल है तो रजिस्ट्रेशन करवा दो। पीएनजी पाइपलाइन के जरिए आती है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर डिपेंड नहीं करती। और ये सब चीजें सिर्फ शहर वालों के लिए है, गांव वालों के लिए तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इस क्राइसिस के बाद गांव वालों की हालत फिर से उसी चूल्हे पर आ अटकी है। और यही इस क्राइसिस की सबसे स्ट्रेटेजिक बात है। वो औरतें जो सालों की मेहनत के बाद चूल्हे के धुएं से बाहर निकली थी, जिनके घर में पहली बार सिलेंडर आया था, उन्हें ऐसा लगता था कि अब उनके बच्चों को फिर से चूल्हे का धुआं नहीं खाना पड़ेगा। आज वो मजबूर होकर फिर से उसी चूल्हे पर खाना पका रही हैं। और यही औरतें इस क्राइसिस की सबसे बड़ी कीमत चुका रही हैं। इसलिए नहीं कि देश में सिलेंडर खत्म हो गया, इसलिए कि जिनको उन लोगों ने देश की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो अपने जिम्मेदारी निभाने की जगह सो रहे थे। अगर उन्होंने पहले इस चीज का व्यवस्था किया होता तो भूषण कुमार को बचाया जा सकता था, जो कि लंबी लाइन में खड़े रहने की वजह से इस दुनिया को छोड़ गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।